1930-35 के आसपास का, 1940 में भी वही चलता रहा, 44 तक वही चलता रहा कि ये जो डिपार्टमेंट है टैक्सेशन के, इनके ऑफिसर्स की जब ट्रेनिंग होती है तो उनको सिखाया क्या जाता अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी टैक्सेशन के अधिकारियों को सिखाने की, उसका एक गोल्डन वाक्य है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करें या न करें ये इमैटीरियल है, लेकिन आप एंटरप्रेन्योरशिप को जरूर किल कर दीजिए। ये गोल्डन वाक्य है जो सिखाया जाता है आईआरएस ऑफिसर्स को। इस पर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है उनको। तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कानून के आधार पर चलती है, और वो कानून एक फिलॉसफी पर चलता है। वो फिलॉसफी क्या है कि रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए न कर पाए ये इमैटीरियल है, लेकिन आपको इतना परेशान वो कर दें कि आप अपना धंधा बंद कर दें, आप अपनी फैक्ट्री बंद कर दें। ये पॉलिसी है, और वही पॉलिसी कंटिन्यू हो गई है हिंदुस्तान में आजादी के बाद भी। और फिर भी आप डटे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं, नहीं तो आपको बर्बाद करने के लिए तो पूरा का पूरा टैक्सेशन का डिपार्टमेंट आपकी छाती पर खड़ा हुआ। कभी आप प्रश्न पूछिए, मैं अपने आप से पूछता हूं कि हिंदुस्तान में जिन लोगों के घरों में सबसे ज्यादा काला धन है, उनके घरों में इनकम टैक्स की रेड कभी क्यों नहीं होती? हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिशियन, सबसे ज्यादा घोटाला करने वाले हमारे नेता हैं, ये बात सिद्ध हो चुकी है। लेकिन किसी भी नेता के घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने रेड की है क्या पिछले 50 साल में? यह भी मालूम है हिंदुस्तान में कि हमारे नेताओं ने जो घोटाले किए हैं, उन घोटालों के माध्यम से $140 बिलियन हिंदुस्तान से वो ले गए हैं और स्विस बैंकों में जमा है, विदेशी बैंकों में जमा है। तो कभी इनकम टैक्स वाले इस बात की कोशिश करते हुए आपको नजर आते हैं कि वो $140 बिलियन कैसे लाया जाए वापस भारत में? तो जिनके पास सबसे ज्यादा काला धन है, उन्हीं को कभी टैक्सेशन के अधिकारी परेशान नहीं कर पाते। एक सॉलिड एग्जाम्पल दूं, जिंदा नहीं है, एक नेता थे जगजीवन राम। हमेशा पब्लिक मीटिंग में कहा करते थे कि मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल जाता हूं हर साल, यही कहते थे। तो वो हमेशा अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूलते थे, हर साल भूलते थे, और कभी इनकम टैक्स के किसी अधिकारी में हिम्मत नहीं हुई कि जगजीवन राम के घर में जाके रेड डाले। लेकिन वो इनकम टैक्स वाले आपकी छाती पर खड़े रहेंगे, आपको सोने भी नहीं देंगे। मतलब क्या है? आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को बर्बाद करने के लिए पहले से ही एक डिपार्टमेंट बना हुआ है टैक्सेशन का। ऊपर से ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की मार ने आपको खत्म करने की पूरी साजिश रची है। तो आप तो फंसे हैं चारों तरफ से, और आखिरी बची कुची जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। गैट में आपको जबरदस्ती शामिल करा लिया, WTO पे जबरदस्ती आपके हस्ताक्षर करा लिए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से भी नहीं पूछा, हिंदुस्तान के लोगों से भी नहीं पूछा, कभी कैबिनेट की कमेटी ने फैसला नहीं किया जिसके बारे में उस पर हस्ताक्षर करके आए आपके देश के प्रणब मुखर्जी। गए थे 94 में एग्रीमेंट साइन किया, पूरे देश में इसका विरोध था, सारे ट्रेड यूनियंस विरोध कर रहे थे, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने विरोध किया, हमारे जैसे आजादी बचाओ आंदोलन ने भी भयंकर विरोध किया। पूरे देश में भयंकर विरोध होने के बावजूद आपके देश में ऐसे लोग हैं जो देश के हितों के खिलाफ एग्रीमेंट साइन करके आए। और क्या कहा इन्होंने? सारे देश में बहस क्या चलाई कि हम अकेले नहीं रह सकते, माने हमको शामिल होना ही है। तो ये अकेले क्यों नहीं रह सकते? तो वो ये कहते रहे कि हम जो है मल्टीलैटरल ट्रेड करने में जाएंगे तो ज्यादा हमको आसान होगा, बाइलैटरल ट्रेड में हम नहीं फंस सकते। और आपको मैं जानकारी दूं कि आज भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेड बाइलैटरल है, मल्टीलैटरल नहीं है। हमेशा से ट्रेड बाइलैटरल रहा, मल्टीलैटरल ट्रेड तो हमारे जैसे देश कभी कर नहीं सकते। चीन जैसा ताकतवर देश हिम्मत नहीं करता मल्टीलैटरल ट्रेड करने की। जितने निगोशिएशंस होते हैं ट्रेड के वो बाइलैटरल ही होते हैं सबसे ज्यादा, मल्टीलैटरल कभी नहीं होते। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बना के एक ऐसा तर्क उन्होंने आपके मार्केट में डाल दिया, दिमाग में डाल दिया कि हम अलग नहीं रह सकते। इसी के बाजू में एक दूसरी बात और कह दूं कि चीन कभी भी गैट का मेंबर नहीं रहा फ्रॉम 1947। जब से गैट बना तब से चीन कभी गैट का मेंबर नहीं रहा, और बिना गैट का मेंबर हुए चीन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ $30 बिलियन। अमेरिका आजकल पर नहीं रहा, आज वो दुनिया में सेकंड नंबर की वाइब्रेंट इकोनॉमी है अमेरिका के बाद चीन।
तो बिना गेट में शामिल हुए चीन अगर इतनी तरक्की कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये हमको बेवकूफ बनाने के लिए तर्क दिया गया था कि हम गेट में शामिल नहीं होंगे तो अलग थलग रह जाएंगे। और दूसरी बातें ये कही गई थी कि जब हम गेट में शामिल हो जाएंगे तो बहुत सारे देशों को अपनी बाउंड्रीज तोड़नी पड़ेंगी, ट्रेड के जो बैरियर्स बना रखे हैं वो उनके तोड़े जाएंगे। दो तरह के बैरियर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के बैरियर होते हैं और आपके टैरिफ बैरियर होते हैं। तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जब टूटेंगे तो हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट भी उनके मार्केट में जाएगा। इन बेवकूफों ने यह कभी नहीं बताया कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट है कितना वर्ल्ड मार्केट में, 0.01% है। तो आप उनके ट्रेड बैरियर तोड़वाकर क्या बेच पाएंगे? उससे ज्यादा वो बेच जाएंगे आपके मार्केट में आकर। और वही हुआ, एक्सपोर्ट आपका नहीं बढ़ा अमेरिका में, बल्कि अमेरिका का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान में बढ़ गया पिछले 7 वर्षों में, और 3 गुने से ज्यादा हो गया। इंपोर्ट जरूर बढ़ाया आपने, वो बैरियर खत्म करा के। तो गेट में शामिल होके आपके देश को एक ऐसे अंधे कुएं में ले जाके धकेल दिया। और अब सारी की सारी पॉलिसी WTO की तरफ से चल रही है। अब उन्होंने आपकी और आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू किया कि आपके देश में जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, आप जरा ध्यान करिए, 1970 के पहले का भारत और 1970 के बाद के भारत में बहुत क्वालिटेटिव फर्क है। बिफोर 1970 हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज जैसी कोई बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं थी मार्केट में, बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था हमारा दूसरे तमाम देशों की तुलना में। 1970 के बाद हमने बहुत तेजी से विकास करना शुरू किया। क्योंकि हमारे देश में एक कानून बना, इंडियन पेटेंट एक्ट। उसके पहले क्या था? उसके पहले हमारे देश में अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था 1911 के साल का। तो 1911 के साल का अंग्रेजों का बनाया हुआ जो कानून था, उसमें क्या था कि प्रोडक्ट पेटेंट भी होता था, प्रोसेस भी पेटेंट होता था, और पेटेंट की अवधि कम से कम 10 से 15 साल की हुआ करती थी। बहुत कोशिश की गई इंडियन पार्लियामेंट में, तो वो पेटेंट एक्ट बदला गया और उस पेटेंट एक्ट को बदलकर एक नया पेटेंट एक्ट बनाया गया जिसमें प्रोसेस के पेटेंट कराने की बात कही गई, प्रोडक्ट पेटेंटेबल नहीं है, ये तय किया था। और प्रोडक्ट पेटेंटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए वो आप बनाते हैं, मैं बनाता हूं और 10 लोग बनाते हैं, अगर उस पर पेटेंट हो जाए किसी एक आदमी का तो सिर्फ एक ही व्यक्ति बनाएगा उस प्रोडक्ट को, क्योंकि पेटेंट एक लीगल राइट होता। तो इसलिए हमारे यहां प्रोसेस पर पेटेंट तो दिया गया लेकिन प्रोडक्ट को पेटेंटेबल नहीं माना गया। और प्रोसेस का पेटेंट भी सभी इंडस्ट्रीज में नहीं, मुश्किल से 6-7 इंडस्ट्रीज हैं जिनमें प्रोसेस का पेटेंट लागू होता, बाकी सारे इंडस्ट्रीज भी प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों पेटेंट से फ्री रखे गए। इसलिए कि दुनिया के तमाम देशों ने इसी तरह से तरक्की की। अमेरिका में 1790 से लेकर 1910 तक ना प्रोसेस पेटेंट था ना प्रोडक्ट पेटेंट था। दूसरे तमाम देशों में भी ऐसा था। दुनिया के तमाम देशों ने, जापान ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए पेटेंटेबिलिटी की बात नहीं मानी, और उनके मार्केट में ऐसे ही था जो हमारे मार्केट में आज है। तो उसके चलते उन्होंने अपने आप को आगे साल से, जिस साल से अमेरिका आजाद हुआ, तो आज अमेरिका की यह हालत नहीं होती, जो इतना विकसित हो गया अमेरिका, यह संभव ही नहीं था उनके लिए। तो उन्होंने हमारे मार्केट में वो प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों पेटेंट के लिए WTO पे हस्ताक्षर करके भारत सरकार ने भी कहना शुरू कर दिया कि अब तो हमको ये बदलना ही पड़ेगा। पहले जबरदस्ती जाके हस्ताक्षर करके आए, फिर मजबूरी बताना शुरू कर दिया कि अब तो हमको ये बदलना ही पड़ेगा। तो अब वो प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंट का कानून आपके देश में लागू होने जा रहा है। अब 1970 का पेटेंट एक्ट खत्म होने जा रहा। अब इसमें क्या है, जो अंग्रेजों के पेटेंट का कानून इस देश में चलता था, ठीक वैसा ही एक नया कानून अब इस देश में आ रहा है, जिसमें कम से कम पेटेंटेबिलिटी की अवधि 20 साल की होगी। नया पेटेंट एक्ट ड्राफ्ट किया, उसकी कॉपी मेरे पास है। आजकल हम लोग उस पर काफी सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें पेटेंटेबिलिटी का मिनिमम पीरियड है 20 ईयर्स। तो मान लीजिए आप कोई एक्स प्रोडक्ट बनाते हैं और उस एक्स प्रोडक्ट पर अमेरिका की कंपनी ने पेटेंट ले लिया और वो कम से कम 20 साल के लिए ले लिया, तो आप उस अमेरिका की कंपनी के पेटेंट राइट्स का इंफ्रिंजमेंट करेंगे तो आपके कारखाने को ताला डलवा देंगे। और इसमें क्या है कि प्रोसेस के साथ साथ प्रोडक्ट का भी पेटेंट होगा। तो मान लीजिए किसी एक्स प्रोसेस से आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट अब आप नहीं बना पाएंगे अगर उस प्रोसेस पर अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करा रखा। तो या तो आपको उस कंपनी का सब कॉन्ट्रैक्टर बनना पड़ेगा,
और या फिर आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाएंगे। आप एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर नहीं रह पाएंगे मार्केट में। और अमेरिकन कंपनियों ने क्या किया है, हिंदुस्तान में वो पेटेंट का एक्ट लागू हो उसके पहले कम से कम उन्होंने 1 करोड़ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करवा दिए हैं फर्जी नामों से पहले से ही। और जैसे ही हमारे देश में वो कानून बनेगा पेटेंटेबिलिटी का, वैसे ही उनको, और नियम उसमें क्या है, जो ड्राफ्ट आया है जो हमने पढ़ा है उसमें है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, माने जिन्होंने पहले एप्लीकेशन फाइल किया है उनको पहले मिलेगा। तो आपने तो अभी इंतजार करते करते सोचा भी नहीं है एप्लीकेशन फाइल करने का, उसके पहले उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर रखा। और वो कंपनियां ये कह रही हैं, उसमें एक ऐसा भी प्रोविजन है कि जब तक अमेरिकन या यूरोपियन या मल्टीनेशनल कंपनियों को पेटेंट राइट नहीं मिलेगा उतने साल के लिए उनको एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स मिलेंगे। एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स का बहुत सीधा सा मतलब है कि कोई माल वो मार्केट में बना रहे हैं, उस माल को अगर आप बना रहे हैं तो आपको वो अधिकार नहीं होगा मार्केटिंग का, उन्हीं को होगा, क्योंकि उनको पेटेंट के एप्लीकेशन को उन्होंने फाइल कर रखा। और ये एक ऐसा हथियार है, आखिरी ब्रह्मास्त्र है, जिसको वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अगर आप फंसे तो खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसमें अगर आप चले गए तो बचने की फिर कोई भी आशा छोड़ दीजिए। तो ऐसी बुरी परिस्थिति में जब हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं तब प्रश्न आता है कि करें क्या। अब करने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है जो एक वाक्य से शुरू होता है, आइदर प्रोटेस्ट अदरवाइज यू विल बी पेरिश्ड। या तो विरोध करिए खड़े होकर ताकत के साथ, नहीं तो खत्म हो जाएंगे आप। तो एक रास्ता तो यह है कि पूरी ताकत से विरोध करना है। ये जो झंझावात आया हुआ है, इस झंझावात का विरोध करना है। तो ये विरोध तभी हो सकता है जब आप इसको लाने वाले लोगों के चेहरे पहचानें। पहले तो अपने दिमाग से इस बात को निकालें कि जिनको आज तक हम बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर मानते रहे, एक्चुअली वो ट्रेटर्स ऑफ द कंट्री हैं, जिन्होंने डुबो दिया है पूरे देश को। और आप सिर्फ मेरी बात पर विश्वास मत करिए, थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर यही कह रहा जो मैं कह रहा हूं। थाईलैंड डूब गया, इंडोनेशिया भी डूब गया, साउथ कोरिया भी डूब गया। और ये सब देश क्यों डूबे हैं? इन्होंने वही किया है जो आपके यहां चल रहा। 10-10, 15-15 साल पहले इन सारे एशियन कंट्रीज ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का वही रास्ता शुरू किया था जो आपके देश में चल रहा। और आज उनकी हालत उनको मालूम है कि वो डूब गए हैं। तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अभी 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है जो हिंदुस्तान के हर अखबार में छपा। उसने कहा है कि हम डूब गए हैं ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में। इंडियन गवर्नमेंट को हम चेतावनी दे रहे हैं कि वो इस रास्ते पर आगे ना बढ़े, नहीं तो इंडिया भी डूब जाएगा। ये उसकी चेतावनी, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर। इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर महातिर मोहम्मद भी यही कह रहा। और रूस के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन भी यही कह रहा कि जो गलती 1986 में मिखाइल गोर्बाचोव ने की उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं, वो गलती हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। ये सारे देश कह रहे हैं कि आप डूब जाएंगे अगर इसी रास्ते पर जाएंगे। और हमारे बेवकूफ वित्त मंत्री कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, माने चलते ही रहिए इसी रास्ते पर, जब तक हम डूब ना जाएं तब तक उनको लगता ही नहीं है कि कोई चिंता की बात भी है। तो आप उनकी तरफ देखना छोड़िए। तो कुछ काम हमको करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, इस पूरी शक्ति के साथ हमारी जितनी भी है टूटी फूटी, उसका विरोध करिए। विरोध करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? महात्मा गांधी ने एक रास्ता दिखाया है हमको। महात्मा गांधी क्या कहते थे कि जब दुश्मन से लड़ाई लड़नी होती है तो दुश्मन के पहले हथियार देख लो, क्या हथियार हैं जो उनको इस्तेमाल कर रहा है, और आपको समझ में आ जाए कि उसके हथियार क्या हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी समझो कि किस स्ट्रेटेजी से काम कर रहा है। तो अगर हमको समझ में आ रहा है कि उनके हथियार क्या हैं और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो फिर गांधी जी ने एक तीसरा वाक्य कहा कि जब पता चल जाए कि दुश्मन की स्ट्रेटेजी क्या है, उसके हथियार क्या है, उसकी शक्ति का अंदाजा लग जाए, तो सबसे पहला काम दुश्मन की सप्लाई लाइन काटो। माने ये जो बाहर से आने वाले दुश्मन हैं, ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो हमको खत्म करने के लिए आ रही हैं, इन मल्टीनेशनल कंपनियों की सप्लाई लाइन काटिए। और वो सप्लाई लाइन हमारे घरों से बनी हुई है। हम पैसा देते हैं मल्टीनेशनल को और वो आ रहे हैं हमको मारने के लिए। हम पीते हैं पेप्सी कोला, हम पीते हैं कोका कोला, हम पीते हैं ब्रुक बॉन्ड की चाय, हम पीते हैं लिप्टन की चाय,
हम खरीदते हैं हिंदुस्तान लीवर का साबुन, हम खरीदते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल के कॉस्मेटिक्स के आइटम। ये हम ही हैं जो अपने दुश्मन का माल खरीदते हैं अपने घर के लिए, माने अपना पैसा अपने दुश्मन को देते हैं, और दुश्मन उसी पैसे से तैयारी कर रहा है और आपको मारने के लिए साजिशें रच रहा है। तो जिस दिन आपको पता चल जाए कि ये आने वाले दुश्मन हैं, तो दुश्मनों की सप्लाई लाइन काटिए, माने अपने घरों से मल्टीनेशनल कंपनियों का सामान खरीदना बंद करवाइए। ये है एक रास्ता, और ये अभियान पूरे देश में चलाना पड़ेगा। और इसके विकल्प में क्या होगा कि मल्टीनेशनल कंपनियों का माल खरीदना लोग बंद करें तो स्वदेशी कंपनियों का माल खरीदा जाए, क्योंकि स्वदेशी कंपनियों का मार्केट अब भारत सरकार नहीं बनाने वाली, उन्होंने तो मल्टीनेशनल के सामने सरेंडर किया। ये हमारे जैसे लोग ही कर पाएंगे। पूरे देश में स्वदेशी की एक स्पिरिट पैदा करनी पड़ेगी, वैसी ही स्पिरिट जो 1905 के साल में पैदा की गई थी। लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, क्यों? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का माल बिकना बंद हो जाए। और लोकमान्य तिलक कहा करते थे कि स्वदेशी और स्वराज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर स्वदेशी नहीं आएगा तो स्वराज्य कभी नहीं आ सकता, और स्वराज्य अगर मुझे लेना है क्योंकि मेरा वो जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए स्वदेशी लाना ही पड़ेगा। और तब उन्होंने गांव-गांव में विदेशी कपड़ों की होलियां जलवाना शुरू किया था, गांव-गांव में विदेशी माल का बहिष्कार करवाना शुरू किया था, गांव-गांव में जो विदेशी माल बेचने वाली दुकानें थी उन पर पिकेटिंग करवाना शुरू किया था। ये सब काम सारे देश में चला था, उससे एक शक्ति पैदा हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मुनाफा मिलता था वो मुनाफा 20-25 साल में आधे से भी कम रह गया था। तब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला किया था। दुश्मन को जब तक आपकी शक्ति मिलती रहेगी, आपकी ताकत मिलती रहेगी, तब तक वो यहां से छोड़कर नहीं जाएगा। तो पहला रास्ता तो यह है कि सारे देश में एक स्वदेशी का जबरदस्त आंदोलन चले, जिसमें लोग घर घर में, गांव-गांव में, बच्चे, विद्यार्थी, स्कूल में पढ़ने वाले सबको स्वदेशी का संकल्प लेना ही होगा विदेशी के बहिष्कार के लिए। एक तो ये कार्यक्रम है और एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता, हमारे ही देश के कुछ लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, हम ही हमारे ही शेयर मार्केट से वो कैपिटल उठाते हैं, पूंजी उठाते हैं, और हमारे ही लोग हैं जो उनको पूंजी उपलब्ध कराते हैं। हमारे ही देश के कुछ लोग हैं जो उनको अपना प्लेटफॉर्म देते हैं जॉइंट वेंचर करने के लिए। ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि हम हमारे घर में गलती से भी कभी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर्स ना खरीदें। तो अगर सारे देश में शेयर मार्केट के लोग और शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग एक छोटा सा फैसला कर लें कि देश को बचाने के लिए हम भी स्वदेशी के ही सिद्धांत पर चलेंगे, माने हम शेयर खरीदेंगे सिर्फ स्वदेशी कंपनियों के, विदेशी कंपनियों के शेयर्स हम नहीं खरीदेंगे, चाहे वो कितना ही लालच हमको क्यों न दें, और उनके डिवेंचर्स भी नहीं खरीदेंगे। माने मल्टीनेशनल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हमको रोकना पड़ेगा, जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है वो रोकना पड़ेगा। एक दूसरा रास्ता ये है, पहले रास्ते के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव में स्वदेशी हो, दूसरे रास्ते के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के शेयर बाजार में, मैं एक लेक्चर देके आया हूं, अगला लेक्चर फिर देने जा रहा हूं फरवरी में, और यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग बड़े जो ब्रोकर्स हैं, अगर वो ये फैसला करें कि हम मल्टीनेशनल्स के शेयर्स में नहीं खरीदेंगे, नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो एक दूसरा तरीका है दुश्मन को मारने का, और एक तीसरा तरीका है जो हमको करना है हम सबकी शक्ति से। वो तीसरा रास्ता है तात्कालिक। ये दोनों रास्ते हैं लॉन्ग टर्म के। इमीडिएट हमको क्या करना है? इमीडिएट हमको पहले हमारा अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी। अभी तो एक स्पेस बचाने के लिए, खड़े होने के लिए जमीन तो चाहिए, नहीं तो ये भी चली जाएगी। अभी मैं गाड़ी में आपके एक साथी के साथ आ रहा था तो मैंने यही पूछा कि क्या हालत है, तो उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से अब कंपनियां बंद होने की हालत शुरू हो गई, माने असर आपके ऊपर शुरू हो गया, मार आपके ऊपर पड़नी शुरू हो गई। तो अभी तात्कालिक रूप से हम बच सकें, इसकी एक स्ट्रेटेजी हमको बनानी है, और वो स्ट्रेटेजी में 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, ये जितना ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, और ये सारा का सारा जो चल रहा है इस देश में, ये चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में, और हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। गेट एग्रीमेंट भी हम चैलेंज करेंगे, और उसके लिए पिटीशन हमने ड्राफ्ट कर लिया, और गेट एग्रीमेंट के साथ साथ ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हम इसको इस बात पर सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये जो कुछ चल रहा है
वो एंटी नेशनल है। और संविधान में आर्टिकल 51 है जो मुझे ये अधिकार देता है कि मैं मेरे देश की रक्षा के लिए, मैं मेरे देश की संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं। तो मेरा देश डूब रहा है, ये बात मुझे समझानी है कोर्ट में। और इस पिटीशन के लिए हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि एक साथ हिंदुस्तान के 10-15 हाई कोर्ट्स में ये पिटीशन हमको डालनी एक साथ। और 10-15 हाई कोर्ट्स में जब एक साथ पिटीशन जाएगी तो हम जानते हैं कि वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। अभी हम सीधे सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया जाएगा पहले हाई कोर्ट में जाइए। तो हम एक साथ 10-15 हाई कोर्ट में ये पिटीशन मूव करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित हो जो ये तय करे कि ये जो कुछ चल रहा है वो एंटी नेशनल है, एक बात, और दूसरी बात जो कुछ चल रहा है वो कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। और हमारे संविधान में यह बहुत स्पष्ट है कि कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना सकती, कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकती, यह स्पष्ट है। तो अगर हमारे संविधान में यह है कि कोई भी सरकार हमारे संविधान के अगेंस्ट नहीं जा सकती, तो यह जो कुछ है वो हमारे संविधान के खिलाफ है। संविधान का जो प्रियम्बुल है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें समाजवाद नाम का शब्द है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और भारत सरकार या कोई भी सरकार प्रियम्बुल को बदल नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बुल चेंज नहीं हो सकता, यह नियम है हमारे देश में। और दूसरी बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट का चैप्टर, तो उसमें भारत सरकार के लिए निर्देश तय किए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट भारत सरकार माने ये जरूरी नहीं है, लेकिन ना मानना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम है। आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के अनुसार ही अपनी पॉलिसीज और कानून बनाने का अधिकार है, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। इस बात को हम हमारी पिटीशन में लेके आ रहे हैं। हमारे संविधान में फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर हैं। आर्टिकल 19(1)G मेरे जीविका के अधिकार की मुझसे बात करता, तो हिंदुस्तान के उन 8 करोड़ लोगों की जीविका क्यों खत्म हो गई ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ये सरकार को जवाब देना होगा। हर आदमी को अपनी जीविका चलाने का अधिकार है। अगर आप छोटी छोटी फैक्ट्री चलाते हैं तो वो जीविका के सिद्धांत के तहत आता। अगर आपकी फैक्ट्री बंद हो रही है तो इसका माने सरकार उस खेल में शामिल है। तो सरकार ये कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम कैसे कर सकती है? और हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये सरकार ही कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी नेशनल है। और इस बात पर सारे देश में भयंकर बहस हमको करानी है। संविधान की पीठ में जब ये बात आएगी, सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चलेगी, तो सारे देश में इस पर हंगामा होना ही चाहिए। और वो हंगामा करने में आप सबकी मदद हमको चाहिए, अकेले हमसे नहीं होने वाले। हमारी जो लिमिट है, हमारी जो क्षमता है, हमारी जो शक्ति है, उससे हम तो करने ही वाले, लेकिन उसमें आपकी शक्ति की मदद की जरूरत है। तो एक तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनकी मदद लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ये तात्कालिक मेजर्स हैं, ये लंबे समय के लिए सुविधाएं नहीं देंगे, लेकिन तात्कालिक रूप से स्पेस बचाने में मदद करेंगे। और एक दूसरा बात हम और कहने जा रहे हैं कि ये जो WTO का एग्रीमेंट साइन किया है, ये भी कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो गोल्डन लॉ क्या है? इफ इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून और हमारे देश का अपना कानून क्लैश करता है, देन ऑलवेज डोमेस्टिक लॉ शुड प्रिवेल। ये गोल्डन रूल है। और हिंदुस्तान में ऐसे तमाम दसियों से ज्यादा केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें इसी के आधार पर फैसले किए गए कि डोमेस्टिक लॉ प्रिवेल करेगा। तो अब ये 1970 का अगर हमारा डोमेस्टिक लॉ बदल रहा है एक इंटरनेशनल लॉ के तहत, तो ये कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम होने जा रहा है। इसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे और हम कोर्ट से ये कहेंगे कि भारत सरकार ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठा के ये एग्रीमेंट साइन किया है, लिहाजा इसको रद्द किया जाए। तो वो कह सकते हैं, कोर्ट में कहा जाएगा कि इसको रद्द करने की क्षमता हमारे पास नहीं है, क्योंकि WTO की जो बाउंड्रीज हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्रीज से ज्यादा बड़ी है। तो हम उनसे एक बात तो कह सकते हैं कि आपके पास अगर इसको रद्द करने की क्षमता नहीं है, तो आपके पास ये अधिकार तो है कि भारत सरकार को डायरेक्शन दीजिए कि वो इसमें से विड्रॉ करे। और भारत सरकार इसमें से विड्रॉ कर सकती है। ये जो आपको गलतफहमी फैलाई जा रही है कि एवरी पॉलिसी इज इरिवर्सिबल, उसी के सबूत के लिए मैं गेट एग्रीमेंट आपके साथ सामने लेके आया हूं।
ये गेट एग्रीमेंट है जो साइन किया है भारत सरकार ने, और इस गेट एग्रीमेंट में साइन करने के बाद जो प्रोविजंस हैं उनमें एक प्रोविजन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बन जाएगा तो आर्टिकल 15 क्या कहता? आर्टिकल 15 बहुत स्पष्ट कहता है, उसका फर्स्ट पैराग्राफ है, एनी मेंबर, डब्ल्यूटीओ का कोई भी, एनी मेंबर मे विड्रॉ फ्रॉम दिस एग्रीमेंट, सच विड्रॉल शैल अप्लाई both to this agreement and multilateral trade agreement and shall take effect upon the expiration of 6 months from the date on which written notice of withdrawal is received by the Director General of WTO। माने अगर आज हम हमारी एप्लीकेशन दें WTO में तो 6 महीने के बाद हम उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, ये रास्ता इसमें है। तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार का वकील यही कहेगा कि हमने ये जो साइन कर दिया है अब हम एक इंटरनेशनल ट्रीटी से बाइंड हो गए हैं, और हमेशा सुप्रीम कोर्ट में सरकारें अपना बचाव करने के लिए इसी तरह के तर्क देती रहती है कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, हम इसमें फंस गए हैं, अब इसमें से वापस नहीं आ सकते। तो हम कोर्ट में ये बताने जा रहे हैं कि गेट में WTO के टेक्स्ट में ये प्रोविजन है कि हम आज एप्लीकेशन फाइल करें, 6 महीने के बाद हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए सारे देश में माहौल बनाना। मैं 8 फरवरी को दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली में मेरा एक लेक्चर है, फिक्की के कुछ लोग उसमें आने वाले हैं, एसोकेम के भी शायद कुछ लोग आएंगे, दिल्ली के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के भी लोग आएंगे। ये पिटीशन भी दिल्ली में ही होने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है। तो हम उनको यही कहने जा रहे हैं कि आप तैयारी रखिए, लड़ने का वक्त आ गया। पहले जमाने में लड़ाइयां होती थी तलवारों से, तीरों से, कटारों से, अब वो तीर तलवार की लड़ाइयां बंद हो गई हैं, अब लड़ाइयां होती हैं दिमाग से। तो दिमाग से लड़ने के लिए हमको भी एक फौज खड़ी करनी है, और हमको हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को बेनकाब करना है अगले 2-3 वर्षों में जिन्होंने हिंदुस्तान को डुबोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो एक बाजू में 2 चीजें एक साथ चलेंगी साइमल्टेनियस। एक लड़ाई तो है पूरे देश में स्वदेशी की जो चलानी है हमको, गांव-गांव, गली-गली, ताकि मल्टीनेशनल का माल खरीदना बंद करें, और वो लड़ाई सबसे शक्तिशाली होनी चाहिए। दूसरी लड़ाई चलेगी हमारे देश में कि ये जो पॉलिसीज चल रही है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, ये लिबरलाइजेशन नहीं है, रिकॉलोनाइजेशन है, ये कहना हम शुरू करें। इसलिए कहना शुरू करें कि कहने में बहुत शक्ति होती है। हमारे देश में शब्द जो होता है वो ब्रह्म माना जाता है, और ये शब्द ब्रह्म क्यों है इसके आपको मैं 1001 उदाहरण दे सकता हूं कि शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार कर दिया था। गीता क्या है? गीता भगवान कृष्ण के मुंह से बोले गए कुछ शब्द हैं, और वो बोले गए इसलिए कि अर्जुन कायर है, लड़ना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता युद्ध के मैदान में, कहता है कि भगवान कैसे मारूं, ये सब मेरे भाई बांधव हैं, इनको मैं मार नहीं सकता। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये तुम्हारे भाई बांधव हैं, उससे ज्यादा अधर्मी है, और अधर्मी को मारना तुम्हारा धर्म है, तो तुम तुम्हारे धर्म से च्युत नहीं हो सकते, वापस नहीं जा सकते। तो शब्द ही है जिनको बोल बोलकर श्री कृष्ण ने एक कायर अर्जुन को ऐसा बना दिया कि उसके तीरों की बौछार से बिछ गई लाशें थे। भागती हुई सेनाओं को हिंदुस्तान में रोकने का काम राजा शब्दों के माध्यम से ही किया करते थे, ललकार लगाते थे और शब्दों की ललकार से भागती हुई सेनाएं रुक जाती थी। तो शब्दों को ठीक से इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि हमारे यहां शब्द ब्रह्म है। तो ये हम कहना सीखें कि ये ग्लोबलाइजेशन नहीं, रिकॉलोनाइजेशन, और ये रिकॉलोनाइजेशन है ठीक उसी तरह का जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था। तो हर आदमी को इसमें थोड़ी सी चिंता पैदा होनी चाहिए, हर आदमी को ये चिंता पैदा होगी कि हम फिर से गुलामी के रास्ते पर जा रहे हैं, तो बाहर आने के रास्ते भी वो तलाशने शुरू करेगा। अभी तक तो साधारण आदमी ये मान के बैठा हुआ है कि बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में हमने सत्ता दे दी है, अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं। उसको ये बताना है कि ये जो बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर है यही देश डुबोने के काम में लगे हुए हैं। तो ये दूसरा तरीका है लड़ाई का। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया, गेट को चैलेंज करना, IMF, वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसीज है उनको चैलेंज करना है, और पूरे हिंदुस्तान में उस पर एक डिबेट चलानी है। सोसाइटी में डिबेट चले, पार्लियामेंट में डिबेट चले, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी डिबेट चले, और ऐसी डिबेट चले कि अगले 2-3 साल में पूरा नेशनल पर्सपेक्टिव बदल जाए और हर पार्टी के एजेंडा में ये सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल बनकर आ जाए। और ये अगर हो गया तो शायद अगले 2-3 साल में आप तात्कालिक रूप से अपने बचाने की लड़ाई को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकेंगे। ये 3 तरीके से लड़ाई लड़नी है। एक लड़ाई अपने स्तर पर, अपने घर में विदेशियों के माल का बहिष्कार, घुसने मत दीजिए उस सामान को
दूसरा, अपने पड़ोसी के लिए घर में मत घुसने दीजिए। दूसरी लड़ाई, शेयर खरीदना बंद करिए, डिवेंचर खरीदना बंद करिए मल्टीनेशनल का, उनके साथ सहयोग देना बंद करिए, उनके साथ कोऑपरेशन बंद करिए। और एक लड़ाई तात्कालिक रूप से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, इस सब में हम लोगों की जितनी बन सके आप मदद करिए। ये 3 लड़ाइयां एक साथ लड़ने की हमारी अपनी तैयारी है। अगर आपका सहयोग मिले तो इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है और हम जीतेंगे इस विश्वास के साथ। हम लड़ेंगे ही नहीं बल्कि जीतेंगे इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 250 साल गुलाम रहने के बाद भी ये देश जीता, हजारों साल के विदेशी आक्रमणों के बाद भी ये देश जीता, क्योंकि हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी खासियत है, लड़ने की शक्ति हमारे पास है, चरित्र भी